वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र में एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्ताही तकरीब में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, मिस्र के सदर और कुवैत के अमीर से मुलाकातें होंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और सऊदी अरब की मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भी शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली सदी का सबसे बड़ा चैलेंज, आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरा माहौल छोड़ना हम पर फर्ज है। आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी जदोजहद के मुस्तकबिल को तश्कील देगी। COP27 को हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आलमी हिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। सतह समंदर का बुलंद होना, ग्लेशियर्स का पिघलना और तूफानी बारिशें बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन रही हैं। शर्म शेख COP27 कॉन्फ्रेंस में इन मसाइल पर फोकस किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस। पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से ग्रुप 77 में एजेंडा आइटम का खैर मकदम। आलमी बरादरी कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात और मनफी असरात से निमटने के लिए आगे आए। ग्रुप 77 और चीन का मुतालबा। किसी को भी मुल्क कौम से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका, उनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। हादसे का सहारा लेकर कौम को इज़्तिराब में डाला जा रहा है। वज़ीराबाद वाक़े पर इमरान का झूठ सामने आ चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया से इजाज़त के साथ मुख्तस मकाम पर एहतजाज करें। एयरपोर्ट से आने और जाने वाले रास्ते खुले रखे जाएं। किसी भी शरपसंदाना सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। अफगान तालिबान ने 9 साल बाद सूबा ज़ाबुल के ज़िले सोरी में अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद और काबीना के बाज़ अरकान ने कब्र पर फातिहा पढ़ी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला मोहम्मद उमर की आखिरी आरामगाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कनाडा में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम में वोटिंग। टोरंटो समेत मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले के लिए पोलिंग। भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे। आलमी बरादरी सिखों पर होने वाले मजालिम का नोटिस ले, वोटर्स का मुतालबा। तंजानिया में मौसम के बायस मुसाफिर तैयारा विक्टोरिया झील में गिर गया। 43 मुसाफिरों में से 26 को बचा लिया गया, 19 जानबर न हो सके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी कागान, नारान, सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। And maybe they can start the line again for Pakistan and they're into the semi. और T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी पहुंच गया। अब तक 28 T20 मैचेस में से 17 ग्रीन शर्ट्स जबकि 11 कीवीज ने जीते। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। मेगा इवेंट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे
अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद मिस्र के शहर शर्म अल शेख में शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के अवामिल और मसाइल और उनके हल के हवाले से मामलात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। शर्म अल शेख में हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी रियाज बरकी, वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंतज़ाम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ अब से थोड़ी देर बाद मिस्र के शहर शर्म अल शेख में शुरू होने वाली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहले ही शर्म अल शेख पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म अब से थोड़ी देर बाद इस कॉन्फ्रेंस की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी उनका खैर मकदम करेंगे। इसके अलावा ये है कि वज़ीर आज़म अमीर कुवैत से भी मुलाकात करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और फिर यह कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर है उन पर तबादला ख्याल होगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आज होने जा रहा है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान होने वाली मुलाकात है। दोनों रहनुमा मुलाकात के बाद यहाँ पर कायम पाकिस्तान का जो पवेलियन है उसका विज़िट करेंगे और वहाँ पर एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह आपको याद होगा हालिया दिनों पाकिस्तान का विज़िट किया था और सैलाब से जो तबाही हुई थी उसका ख़ुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया था, तो वो उस हवाले से भी रोशनी डालेंगे और आलमी बिरादरी को जो है उससे आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म एक अर्ली वार्निंग के हवाले से एक अहम आज जो मुबाहिसा हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन सलमान उनकी तरफ से ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव है वो भी आज हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उसमें भी शिरकत करेंगे। तो आज बहुत मसरूफ़ दिन गुजारेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरा दिन कॉन्फ्रेंसेस में। इसके अलावा जो दो तरफ़ा मुलाकातें हैं उनमें जो मौसमियाती तब्दीली से जो असरात पाकिस्तान पर हुए हैं उनसे न सिर्फ इन रहनुमाओं को जो है वो आगाह करेंगे बल्कि इस हवाले से जो है वो तजावीज़ का भी तबादला किया जाएगा कि मुस्तक़बिल में इस किस्म की जो आफ़ात हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। जी शुक्रिया रियाज बरकी है आपका हमें आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज दुनिया को सदी के जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो मौसमियाती तब्दीली है। आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल छोड़ना हम पर फ़र्ज है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी जदोजहद के मुस्तक़बिल को तश्कील देगी। COP27 को हमें हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना चाहिए। कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटना अहम चैलेंज है। मसले पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर मिलकर इक़दामात वक्त का तकाजा है। तफसील देखिए यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों का मामला बुनियादी तौर पर आलमी दर्जा हरारत में तब्दीली से मुंसलिक है, जिनकी बुनियादी वजूहात में दर्जा हरारत बढ़ाने में माविन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का बड़े पैमाने पर अखराज और जंगलात के रकबे में नुमाया कमी होना सरे फहरिस्त है। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की आलमी दर्जा बंदी में 5वें नंबर पर है, जबकि आलमी कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। 2010 और रवां साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने सैकड़ों जानों को लुकमा अजल बनाया, करोड़ों अफराद बेघर किए और अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जो इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी, वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा, खुश्क साली और ग्लेशियर्स का पिघलाव भी मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा हैं। पाकिस्तान एक सबसे कम 1% ग्लोबल इमिटर है। दुनिया में नंबर 5 आ चुका है एज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। पानी के हवाले से और इस पे देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का तो पानी से भी असर पर होता है। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो कराची में लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये पहला शहर है कराची और सिंध गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो कराची में बाकायदा आज से टेस्ट रन का आगाज़ होगा और टेस्ट रन के चंद दिनों बाद, और उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है कि और ये इलेक्ट्रिक बसेस पूरे कराची शहर में जो हैं वो चलाई जाएंगी। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बसेस हैं और इन बसेस को लेके आने का मकसद ये है कि जो आपके पास इस वक्त
पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है, फिर पोल्यूशन है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि जी हम ये कराची से शुरुआत करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क पूरे सिंध में लेकर जाएं कि आपके पास जो भी बसेस चलें, जिससे पब्लिक को जो ट्रांसपोर्ट के इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में आसानी हो, और उसके साथ साथ जो भी इस वक्त ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ख़ुसूस तौर पर सिंध में, तो उसको आसान करने में हुकूमत सिंध सबसे आगे रहे। तो यही कुछ चंद गुजारिशात थी। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ बसेस में सफ़र करें इस टेस्ट रन में, और जैसे ये टेस्ट रन कामयाब हो जाएगा तो जल्द ही इसको पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी ये सर्विस। और ये भी बता दूं कि ये जो इस कंपनी के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इसके लिए सोलर एनर्जी लेके आ रहे हैं। सोलर के ज़रिए ये चार्ज होंगी बसेस, नॉर्मल उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं होंगी चार्ज, ये सोलर के ज़रिए की जाएंगी। सोलर के सेंटर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे। तो इसका आज टेस्ट रन है, तो इसके लिए आप सब दोस्तों को ये दावत दी गई थी। इंशाल्लाह ताला जो वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, सिंध गवर्नमेंट का कराची की आवाम के साथ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी से बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कितना होगा, चलेंगे कौन से रूट के ऊपर, ये चार्ज होगी, स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने लोग सफर करेंगे और कौन से रूट पे चलेंगे? अच्छा, दूसरा किराया हमारे पास, क्योंकि आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी कम से कम किराया 25 रुपए होगा, लेकिन जिस बस में मैं भी सफर करता हूँ उसमें कम से कम 50 है। तो आप ये करें कि जो किराया है वो बताएं, उसी को ही आप कम से कम 50। अच्छा, मैं इसी के साथ जो है ये भी बता दें कि क्या कराची की सड़कें इस काबिल हैं कि इस तरह की जदीद बसें उन पे चलाई जा सकें? अच्छा जी, अब 3-4 सवाल आते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके जवाब दूं। जो सड़कों की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद हैं, वो खुद अपनी निगरानी में जहाँ जहाँ पे बसेस का इशू था, ट्रैक्स का इशू था, या बारिशों की जो तूफ़ानी बारिशें हुई थी उसके बाद जो सड़कें ख़राब हुई थी उनको वो खुद उसको ठीक करवा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब वो भी उसके साथ मौजूद हैं, वो भी उन सारी सड़कों को ठीक कराया जा रहा है और उन रूट्स को बिल्कुल मोटरेबल बनाया जा रहा है। जहाँ तक किराए की बात की, जो हमने ऑरेंज लाइन लेकर आए थे, अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, उसमें हमने ये कहा था जी कि इसके किराया जो है 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस सफ़र करते हैं। इसी तरीके से जो पीपल्स बस सर्विस लाई थी उसका भी हमने कहा था कि जी ये 25 से लेके 50 तक, लेकिन फिर जो लॉन्ग रूट हमने नए बनाए वो बहुत बड़े रूट थे, उसमें हमें 100 रुपये किराया करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूँ कि जितने भी हमने किराए किए वो नॉर्मल बसेस से, चिंची रिक्शाओं से और बाकी टैक्सियों से बहुत सस्ता है। और आवाम आज भी, आवाम की जो है वो सर्विस सबसे बेहतर है और आवाम आज भी उसकी पसीराई मिल रही है। जहाँ तक इनकी ईवी बसेस की बात है, ईवी बसेस के लिए मैं आपको कह दूं कि जी इसका किराया बाकी बसेस के किराए से कम होगा। चार्जिंग के लिए बिल्कुल चार्जेस इसके आ गए हैं। ये बसें यहाँ पे पोर्ट में खड़ी थी काफ़ी अरसे से, उनकी क्लियरेंस का मसला था, वो क्लियरेंस हो गई उनकी, और फिर ये चार्ज होकर ही आई हैं। आज टेस्ट रन हो रहा है तो वो चार्ज होकर ही इसको किया जा रहा है। तो ये चार्जिंग का अभी रूट्स फाइनल नहीं किए, अभी पहले टेस्ट ड्राइव होगी, देखा जाएगा कि कौन से रूट्स पे, क्योंकि ये है 12 मीटर की बस है, ये इसकी लेंथ बड़ी है बस की, तो हमें इसके रूट का भी अभी हमें करना है फैसला कि कौन से रूट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का भी ज़्यादा कोई इशू ना हो और उसमें आराम से ये चल सके। तो वो सारी चीज़ें भी तय होना बाकी हैं, लेकिन ये इस वक्त कराची में पहुँच चुकी हैं। हुकूमत सिंध जो है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो मुकम्मल तौर पर तमाम प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप लेकर बैठा हुआ है और उसको फुल फोकस में है कि तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो लकी शहर है जो पाकिस्तान में सबसे पहली ईवी बसेस जो है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। अरे ये बात कर यार मैं बताऊं, आप अभी अच्छा बात सुने, ये अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं। उस इवेंट में आप उस बुराई इमरान खान का नाम ना लें। वो इस वक्त वो मुल्क के लिए इस वक्त आपको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो मुल्क को तबाही के दौरान पे लेके जा रहे हैं, हम मुल्क को तरक्की के दौरान पे लेके जा रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त तक, हाँ अच्छा सवाल हुआ, इस वक्त तक कराची में 50 बसेस पहुंच चुकी हैं जो ईवी बसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं, जो मेरी कोशिश है वो नेगोशिएशन हो रही है
اگر ہم اس نیگوشیشن میں کچھ ہمیں گورنمنٹ کے پارٹ سے بھی کافی ہمیں مدد مل رہی ہے, وہ کامیاب ہو گئیں تو ان ای وی بسز کا پہلا پلانٹ پاکستان میں وہ میں کراچی میں انشاءاللہ لگواؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز جو ابھی یورپین بسز ہیں یہ کراچی میں بنیں گی, کراچی میں مینوفیکچر ہوں گی, کراچی میں انڈسٹری لگے گی, کراچی کے لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے گا اور یہ پوری سندھ کی ترقی کی جو ہے وہ باعث بنے گی. تو الحمدللہ ہمارا اس وقت ویژن جو ہے, کیونکہ ہم نے اس وقت مختلف کمپنیز سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, ہماری مختلف چائنیز کمپنی سے بھی بات چیت چل رہی ہے, یورپین کمپنی سے, پاکستانی لوکل کمپنی سے بات چل رہی ہے. اس وقت ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے, اس میں ہمارا گول یہ ہے کم از کم 2 سے 3 بڑی دنیا کی کمپنیز کراچی میں آ کے اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں, جس سے جو ہے ترقی کا سفر اس صوبے کی اور پاکستان کا زیادہ بہتر ہو سکے. دنیا کے 5 کراچی میں ماحول دوست بسیں متعارف کرا رہے ہیں. آزمائشی طور پر آج سے اس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے. سولر کے ذریعے ان بسوں کو چارج کر کے چلایا جائے گا. سندھ اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. 50 بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں. جلد ہی روٹس کو فائنل کر کے مناسب کرایہ بھی متعین کیا جائے گا تاکہ عوام کو ماحول دوست سفری سہولیات میسر آ سکیں. صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور سعید غنی میڈیا سے کراچی میں گفتگو کر رہے تھے, جو آپ نے ملاحظہ کی. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گروپ 77 میں ایجنڈا آئٹم کا خیر مقدم کیا ہے. ایجنڈا آئٹم میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کے لیے فنڈز کی فراہمی کا کہا گیا ہے. گروپ 77 اور چائنا نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے سامنے آئیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کی جاری کردہ ایک رپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہمارا سیارہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نتائج کی روشنی میں COP 27 کو فوری اور قابل اعتبار کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے مسلسل 8 سال ریکارڈ شدید گرمی رہی ہے. اقوام متحدہ کی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صنعتی دور سے لے کر اب تک عالمی درجہ حرارت میں 1.15 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے دیگر وسیع اثرات کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے, جس میں سطح سمندر میں اضافہ, گلیشیئرز کا بڑے پیمانے پر پگھلنا اور ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر شامل ہیں. نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکن نجی طیاروں کے لیے مختص علاقوں پر داخل ہو گئے. ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے پرچم تھامے ان مظاہرین نے کئی گھنٹوں تک نجی جہازوں کے پہیوں کے سامنے دھرنا دیا. احتجاج کرنے والے ان افراد کی بڑی تعداد کو ملٹری پولیس بسوں میں سوار کر کے لے گئی. سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق لگ بھگ 100 افراد کو سیکورٹی اداروں نے حراست میں لیا ہے. یہ احتجاج مصر میں ماحولیات سے متعلق ہونے والی کانفرنس کے سلسلے میں گرین پیس کے زیر اہتمام ایئرپورٹ کے اندر اور اطراف کیے جانے والے مظاہروں کا حصہ تھا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی شروعات. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے. 100 انڈیکس میں 193 پوائنٹس کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 315 سے زائد پوائنٹس کا بھی اضافہ دیکھا گیا. اس وقت 100 انڈیکس 42,049 پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. ڈالر 55 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے اور 47 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے برطانیہ کے ممتاز تاجروں کے وفد نے لارڈ واجد خان کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی. وزیر خزانہ نے وفد کو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری برادری کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. دانشمندانہ فیصلوں کے ذریعے ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹا جا رہا ہے. وفد نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سراہا اور پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن بدقسمتی سے ایک شخص ملک کی تباہی پر کام کر رہا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عمران خان کے مقصد اور مشن کا کسی کو کچھ نہیں پتا. حکومت کی کامیابیاں دیکھ کر عمران خان حسد کا شکار ہو چکے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہر ایک بات پر وہی حسد والے اینک اتار کے اور بحیثیت پاکستانی
اینک پہن کر اور دیکھ لے تو اس کو کوئی چیز اور نظر نہیں آئے گی، مگر ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اس ملک کو کس طرح انتشار پلایا جائے، عدم استحکام کی طرف لے جائے، اپنے تمام اداروں کو تباہ کر دیا جائے. تو مجھے یہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے اس کو حاصل کیا ہو. وہی لوگ جو آج نعرے لگا رہے باہر، ان کو گمراہ کرنے کے پیچھے عمران خان لگا ہوا ہے اور گمراہ کر رہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وزیر آباد واقعے پر عمران خان کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے، بیانات میں تضاد ہے. حادثے کا سہارا لے کر قوم کو اضطراب میں ڈالا جا رہا ہے. رپورٹ کریں گے راہیل انصار. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حادثے کی خبر پر سب نے افسوس کا اظہار کیا، مگر عدم اعتماد پر نکالے جانے والا آج بھی مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. اس واقعے سے لمحہ بلمحہ ایک جھوٹ ٹوٹتا. گولی ایک چلی ہے یا ایک کے طرف مارا گیا، ایک ٹانگ میں لگی ہے، دو ٹانگوں میں لگی ہے، گولی کہیں قریب سے بھی گزری یا نہیں. بندہ پکڑا گیا تو پنجاب پولیس نے پکڑا، لے گئے تو پنجاب کے تھانے میں، تفتیش ہوئی تو پنجاب کی پولیس نے کی. بغیر تحقیق کے ملبہ ڈال دیا کہ جی وزیر اعظم پر پرچہ کاٹا جائے، رانا ثناء اللہ پہ پرچہ کاٹا جائے، ISI کی DGC پہ پرچہ کاٹا جائے. کیا مطلب؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کی سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ملک و قوم سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لانگ مارکوس ہو چکا ہے، اب دوبارہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آ سکتے. اور میں اپنی حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں نکالی، ڈٹ جانا ہے اور پاکستان کی سیاست اور پاکستانی قوم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سیاست کے اسرار و رموز سے واقف سیاسی بالغ سے مفاہمت سمیت تمام امور پر بات کی جا سکتی ہے، مگر عمران خان جیسے سیاسی نابالغ سے نہیں. وہ شائستگی سے نا آشنا ہے. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، ملک میں امن و امان کے قیام میں پولیس فورس کا بھی اہم کردار ہے. تبدیلی کی دعویدار تحریک انصاف کی جانب سے پولیس پر سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ اور نازیبا زبان کا استعمال قابل افسوس اور لمحہ فکریہ ہے. ترجمان پنجاب پولیس نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ صوبائی حکومت وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کے نازیبا الفاظ کا نوٹس لے گی. محمد سفیان کی یہ رپورٹ. پاکستان میں پولیس کا سیاسی استعمال کوئی نئی بات نہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اسے باقاعدہ منظم انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. چند سیاسی لوگ یہ بات مکمل طور پر بھول چکے ہیں کہ پولیس ایک ڈسپلنڈ فورس ہے جس کا مقصد امن و امان کے قیام اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے. پولیس افسران اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ وہ ریاست کے فرما بردار رہیں گے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے پیروکار. پولیس کی تاریخ شہداء کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. جب میرٹ پہ نہ ASI لگتا ہے، نہ SHO لگتا ہے، نہ SP لگتا ہے، نہ DIG لگتا ہے، نہ ایون ASP. آپ ڈسپلن جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چلیں بڑے نیٹ کلین لوگ جو ہیں کمپٹیشن میں ایگزام کے ذریعے آ رہے ہیں، ان کی تعیناتی کا عالم یہ ہے کہ ان کو بھی انڈر ٹریننگ پوسٹی جو ASP UT ہے وہ بھی سفارش کے بغیر نہیں ملتی. جب یہ سفارش کا کلچر ختم نہیں کریں گے آپ، تعیناتی تبادلے جو ہیں IG کا اختیار نہیں ہوگا، اسی طرح چیف سیکرٹری کو سول ایڈمنسٹریشن کا اختیار نہیں دیں گے، تب تک یہ سیاسی مداخلت ختم نہیں ہو سکتی. پنجاب پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی طرف سے پنجاب پولیس کی وردی کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور ان کی طرف سے ہزاروں شہدائے پولیس کی وردی کو گالی دینا شدید افسوسناک ہے. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ وزیر آباد کا واقعہ افسوسناک ہے. اس آنے پر سیاسی جماعت کی طرف سے الزامات کی نوعیت اور ان کی حساسیت کے پیش نظر مقامی پولیس کی طرف سے انتہائی احتیاط ناقابل فہم نہیں. پولیس سیاسی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، کسی بھی واقعے کی تحقیقات میں FIR انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. وزیر آباد واقعے میں پنجاب میں PTI حکومت نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا. رضوان عارف رپورٹ کریں گے. پولیس کے پاس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا FIR کسی بھی واقعے کی تحقیقات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اسی کی روشنی میں پولیس تحقیقات کو آگے بڑھاتی ہے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے شواہد اکٹھے کرتی ہے.
कानूनी माहिरीन के मुताबिक FIR के इंदराज में 1 घंटे की ताखीर भी मुतासरा फरीक के लिए अदालती कार्रवाई के दौरान इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं काम कर सकता? इसलिए कि उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन हो गए हैं वहाँ FIR दर्ज नहीं हो रही, इससे केस डैमेज होता है। जो भी पीसेस ऑफ एविडेंस इकट्ठे करने हैं वो कैसे करेंगे? आपको फोरेंसिक एविडेंस चाहिए, बैलिस्टिक एविडेंस चाहिए, फिंगरप्रिंट है वेपन के ऊपर, बुलेट जो है उसकी मैचिंग है एमटीज के साथ, जो उसका वीडियो बना हुआ है उसकी जो है सोनोग्राफिक और फोरेंसिक टेस्ट होने हैं, तो वो कैसे तफ्तीश होगी? कानूनी माहिरीन के मुताबिक फौजदारी मुकदमे के इंदराज के लिए सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना जरूरी है। जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए और उसी के मुताबिक शहादत होनी चाहिए और उसी को तफ्तीश को कंक्लूड होना चाहिए और उसी के मुताबिक ही जो JAT जो है वो सारी एविडेंस को कलेक्ट करे, उसका तज्जिया करे, कोर्ट में पेश करे, ट्रायल करवाए और जिसका कसूर हो उसको कन्विक्ट कराए। याद रहे कि सूबा पंजाब में PTI की हुकूमत है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि इस वाक़े की FIR अब तक क्यों नहीं दर्ज हो पाई। सवाल ये भी पैदा होता है कि वजीराबाद में होने वाले वाक़े के बाद इमरान खान को लाहौर के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया ताकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट हासिल की जा सके। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में कहा गया है कि सेनेटर आजम सवाती ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस कोयटा में कायम नहीं किया। बलोचिस्तान स्पेशल ब्रांच के मुताबिक आजम सवाती ने बलोचिस्तान जुडिशल अकेडमी में कायम किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे कंट्रोल नहीं। एलामिये में कहा गया है कि जजेस रेस्ट हाउस कोयटा सिर्फ अदालत उज़्मा के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों के लिए है और इसके बारे इंतजामी मामलात रजिस्ट्रार के पास हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार को डीनोटिफाई करके दूसरी खातून राहिला हामिद को रुकन कौमी असम्बली मुंतखब करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त की समाअत की। अदालत की दरखास्त दोबारा मुकम्मल करके बयान हलफी के साथ जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की इजाज़त न देने और NOC के हुसूल की दरखास्त मुस्तरद करने की मुतफर्रक दरखास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने ज़िले इंतजामिया के मुतफर्रक दरखास्त पर PTI रहनुमा को 11 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने मुतफर्रक दरखास्त को यकजा करके समाअत की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में NA-45 कुरम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इमरान खान और सूबाई वजीर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक केस की समाअत हुई। इमरान खान और सूबाई वजीर इकबाल खान के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जिस पर बेंच ने सवाल किया कि सूबाई वजीर इकबाल खान क्यों पेश नहीं हुए। वकील को बताया गया कि ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत मांगते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बिला इजाज़त एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया से इजाज़त के साथ मुख्तस मकाम पर एहतजाज करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सियासी जमात के रहनुमाओं का इस्लामाबाद आमद और रफ्त के रास्ते बंद करने का ऐलान से शहरियों, तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत में बिला इजाज़त एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनाख्त शुदा सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, गिरफ्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वालों के लिए रास्ते खुले रखे जाएंगे। एयरपोर्ट के लिए बिला रुकावट आमद और रफ्त कौमी तशख़्ख़ुस के लिए अहमियत की हामिल है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली का आईनी इजलास कंडक्ट करने पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ज़ेरे अताब आए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात पर गिरफ्तार किया है। हम सलाम पेश करते हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, जिन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए ये सारा इक़्तिदार भी छोड़ा और आज वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती। आप ज़रा आगे देखें कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ अच्छा रवैया रखने पर एक डायरेक्टर एंटी करप्शन को भी आज इंतकाम का निशाना बनाया गया। मैं नहीं समझता कि कोई भी अफसर जो है वो कोई आउट ऑफ द वे
کسی کو ریلیف دے سکتا ہے اس فاشزم کی گورنمنٹ کے اندر اور فاشسٹ حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی جانتا بھی ہو کہ یہ آدمی محض ایک انتقامی کارروائی کا نشانہ بن رہا ہے، اگر اس سے کسی نے کوئی 2 بول اچھے بول بھی لیے ہیں تو وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے پاکستان فرسٹ کے عنوان سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں پاکستان کمیونٹی کے علاوہ روسی، آذربائیجانی اور تاجک کمیونٹی سمیت مختلف ممالک کے میڈیا نمائندوں اور ادب سے جڑے افراد نے بھی شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانہ روس میں متعین ڈپٹی ہیڈ آف مشن رانا سمر جاوید نے کہا کہ اسلامی فکر و تہذیب کے تجدید و احیاء میں حضرت علامہ اقبال کا نام ایک روشن ترین مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سیمینار میں دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اوورسیز پاکستانیوں میں ہم آہنگی کے فروغ اور پاکستانی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی منافرت نے پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے، جس کا بھرپور فائدہ دشمن قوتوں کو جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے مابین کسی بھی قسم کے تفریقی پروپیگنڈے کو جگہ نہیں دینی چاہیے اور ہمیں باہمی اتحاد، یکانگت اور مثبت طرز عمل سے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سکھ برادری نے بھی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ گردوارہ جہنوستان ننکانہ صاحب میں سکھ ان پاکستان سیوا سوسائٹی کے صدر سردار سرجیت سنگھ کنول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ضرورت پڑنے پر سکھ برادری وطن عزیز اور پاک فوج کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فوج جیسے ایک منظم ادارے کو سیاست میں گھسیٹنا یا اس کو اس طرح بدنام کرنے کی سازش کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ انفراسٹرکچر پہ پولیٹکس کرنی چاہیے، ہیلتھ ایشوز پہ پولیٹکس کرنی چاہیے، پاک فوج کو سیاسی سلسلے سے دور رکھا جائے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ شہداء کے مشن کو حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ KMS کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان بھر کی مساجد میں بھارتی تسلط سے جموں و کشمیر کی فوری آزادی اور پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری 75 برس قبل شہدائے جموں کی جانب سے دی گئی بے مثال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں خواجہ فردوس، یاسمین راجہ، خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی نے اپنے الگ الگ بیانات میں سن 1947 میں جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کو ایک بدترین سانحہ قرار دیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ بند کرانے اور تنازع کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ نیو جرسی میں ایک سیشن سے خطاب میں ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی پائے کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ پیرس میں بھی جموں کشمیر ڈیموکریٹک فورم فرانس کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے مشن کو پورا کرنے کے عزم کو دہرایا گیا۔ پیرس میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فورم فرانس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں شہدائے جموں کشمیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے مشن کو پورا کرنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ اس موقع پر مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کشمیر میں بھارتی مظالم کو بند کروائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کو سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تقریب میں شہدائے جموں و کشمیر کے لیے دعا بھی کی گئی۔
सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम टोरंटो में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम में वोट डाले गए। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 75,000 सिखों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस मौके पर पोलिंग स्टेशंस के बाहर खवातीन और मर्दों ने खालिस्तान की आज़ादी के पोस्टर्स भी उठा रखे थे, जहां भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे दर्ज थे। वोटिंग में हिस्सा लेने वालों ने मुतालबा किया है कि भारत खालिस्तान को आज़ाद करे और अक़वाम आलम भारत में सिखों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। बरतानिया, स्विट्जरलैंड समेत 7 यूरोपीय ममालिक में भी खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। सिख वोटर्स का कहना था कि हिंदुस्तान से आज़ादी की बुनियाद रखी जा रही है। भारतीय दबाव के बावजूद कैनेडियन हुकूमत ने सिखों को खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की इजाज़त दी, जो भारत की बड़ी सिफारती शिकस्त है। अभी आपको बताएं कि तालिबान ने 9 साल बाद अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र जाहिर कर दी है। मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र अफगान सूबे जाबुल के ज़िला सियोरी में है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला मोहम्मद उमर की आखिरी आरामगाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखूंद और अफगान काबीना के दीगर अरकान भी मौजूद हैं, जो कब्र पर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। तंजानिया में मौसम की खराबी की वजह से मकामी मुसाफिर तैयारा विक्टोरिया झील में गिर गया, जिसके नतीजे में 19 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। मकामी पुलिस का कहना है कि तैयारे एयरपोर्ट से 100 मीटर के फासले पर झील में गिरकर तबाह हुआ है। मकामी हुकाम और एयरलाइन का कहना है कि 43 मुसाफिरों में से 26 को रेस्क्यू करके हस्पताल मुंतकिल किया गया है। तंजानिया के वज़ीर आज़म ने 19 अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम लवाहिकीन के साथ है। फ्रांस की मशहूर टीवी स्टार और मॉडल मैरीन अलहेमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मॉडल ने उम्रा अदा करने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिसमें उनकी कलिमा पढ़ते हुए वीडियो और मक्का मुकरमा में उम्रा करने की तस्वीर शामिल हैं। तस्वीर में मैरीन अलहेमर को बैतुल्लाह शरीफ में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए भी देखा जा सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्जुल खलीफा के करीब वाक़ एक कसीर मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। दुबई में एक रिहायशी इमारत की 35वीं मंजिल पर आग लगी है, जिसके बाद वहां से उठने वाले धुएं को देखा जा सकता है। दुबई पुलिस और शहरी दिफा के इदारे ने फौरी तौर पर आग लगने के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। बुर्जुल खलीफा के करीब होटलों और रिहायशी इमारतों पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ दुनिया भर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात ने कोरोना वबा की तमाम तर पाबंदियां उठा ली हैं। 2.5 साल पहले कोरोना वबा के बाद आयद होने वाली तमाम पाबंदियों और एहतियाती तदाबीर को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अवामी सहूलियात और मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में दाखिल होने के लिए ग्रीन पास की अब ज़रूरत नहीं रही। इबादत गाहों और मसाजिद में तमाम खुली और बंद सहूलियात में मास्क इख्तियारी होंगे, ताहम अस्पताल और सेहत की सहूलियात के मराकज़ में मास्क पहनना लाजमी होगा। एक बार फिर रुख करते हैं कौमी खबरों का। यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वफाक वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सदर मुंतखब हो गए। वज़ीर तिजारत के ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन 133 ममालिक के मेंबरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल बॉडी है। अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स में होने वाले इंतखाब में उन्होंने 90% से ज़ायद वोट हासिल किए, जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात की है। मुलाकात में सूबाई रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने गवर्नर पंजाब को सिंध में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। ठट्टा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है, जो मरहलावार मुतासरीन को दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल 15 से 20 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसील आपको बताएंगे मिर्जा हसन बेग। इस साहिली इलाकों में पहले समंदरी तूफान, फिर बरसात और उसके बाद सैलाब ने जो तबाहियाँ की थी, उस मसाइल के हल के लिए हुकूमत सिंध की तरफ से तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा रुपए जो हैं वो मखसूस किए गए हैं। फ़ी घर तकरीबन 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसमें मरहलावार उनको पेमेंट की जाएगी। उसके अलावा सेहत और दूसरे जो भी मसाइल हैं वो हुकूमत सिंध 1 महीने के अंदर हल कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध
ریہیبلیٹ کر رہی ہے. ریہیبلیٹیشن 15 سے 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. سب لوگوں کو ریہیبلیٹ کرے گی گورنمنٹ آف سندھ. سلسلے وال دیں گے, پلنتھ ہوگا 1 لاکھ روپے دیں گے, چھت لیول ہوگا 2 لاکھ روپے دیں گے, چھت ہوگی 1 لاکھ روپے دیں گے. ہمیں فائدہ ہوگا لوگوں کو بہت. ادھر جو غریب لوگ مسکین رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پیکیج ملا ہے. یہ جو بحالی کا سلسلہ چل رہا ہے 20 دن کے اندر اندر وہ حل ہو جائے گا. لوگ اپنے گھروں پہ جو ہے وہ دوبارہ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی شخص جاں بحق نہیں ہوا. قومی ادارہ صحت کے مطابق کرونا کے 74,686 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جن میں سے 48 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 0.2% رہی. کورونا سے متاثرہ 49 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے. سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. سپریم کورٹ نے عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی 24 گھنٹے میں FIR کے اندراج کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس نے IG پنجاب کو حکم دیا ہے کہ قانون کے مطابق FIR کا اندراج یقینی بنایا جائے. پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق اٹھائے گئے اقدام پر اسے عدالت کی حمایت حاصل ہوگی. IG پنجاب نے بتایا ہے کہ FIR کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اعتراضات ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. مزید تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز حسین سے. اعجاز حسین, بتائیے گا اس اہم معاملے سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں سپریم کورٹ کے؟ جی, بنیادی طور پر تو جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے جمعے کے روز ہفتے کے روز ہی ایک اپلیکیشن دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مقدمے کی سماعت جو ہے اس کو مؤخر کیا جائے, لیکن چونکہ عدالت یہ سماعت پہلے ہی مقرر کر چکی تھی اس لیے آج اس کی سماعت ہوئی ہے. اس میں تو عدالت نے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے جو CM میں فائل کی گئی تھی کہ درخواست جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی جائے, وہ عدالت نے منظور کر لی ہے. اور ان سے تفصیلی جواب جو پہلے عدالت نے طلب کیا تھا وکیل کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہیں لاہور جانا پڑے گا اور عمران خان جو کہ اب گھر منتقل ہو گیا وہاں ان سے ان کا موقف لے کر پھر عدالت میں وہ جواب جمع کرائیں گے. اس میں پھر دوسرا معاملہ عدالت نے اٹھا لیا چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال نے کہ جو FIR کا اندراج ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا. 90 گھنٹے گزر چکے ہیں اور 90 گھنٹے گزرنے کا یہ مطلب ہے اگر FIR درج نہیں ہوتی تو پولیس تحقیقات نہیں کر رہی, اور پولیس اگر تحقیقات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شواہد ہیں اس میں رد و بدل ہو جائے گا. جس پر عدالت یہ کہا کہ فوری طور پر FIR کا اندراج کیا جائے. اگر FIR کا اندراج نہیں کیا جاتا تو پھر عدالت آج خود نوٹس لے گی, اور اس میں عدالت نے اب 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے IG پنجاب پولیس کو, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مقدمے کی جو FIR ہے وہ 24 گھنٹے میں درج نہیں ہوتی تو اس میں جو پھر اس کے بعد آج خود نوٹس کی کارروائی شروع ہوگی, اس میں انہیں فریق بنایا جائے گا. عدالت نے کہا کہ جو ان کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو مراسلہ لکھا گیا ہے پوسٹنگ کے لیے وہ بھی عدالت کے سامنے ہے, لیکن ابھی ان کا جو پوسٹنگ کا جو مراسلہ ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, لہذا ان کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے قانون کے مطابق اٹھائے گئے کسی بھی اقدام پر, کسی سیاسی اقدام کو یا سیاسی جو نقطۂ نظر ہے. بہت شکریہ اعجاز حسین آپ کا. ناظرین, موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی وبائی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نزلہ زکام اور کھانسی کی محض الرجی کی علامات بھی ہو سکتی ہیں, از خود ادویات لینے سے گریز کیا جائے. تفصیل جانتے ہیں ملک عمر سے. موسم سرما میں تقریباً ہر کوئی موسمی نزلہ زکام کا شکار ہوتا ہے. سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ اس سال بھی ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کرونا وبا کی موجودگی میں معمولی نزلہ زکام سے بھی خوف آتا ہے. ماہرین کے مطابق موسمی نزلہ زکام ہونے کی کئی وجوہات ہیں, جن میں کمزور قوت مدافعت, بیمار افراد سے دوری نہ رکھنا اور انفیکشن کا سرد موسم میں تیزی سے پھیلنا شامل ہیں. کامن فلو میں جو اصل جو پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ انڈسکریمنیٹ صرف میڈیکیشن کرتے ہیں. ہلکا سا بخار ہو گیا, بجائے گوئنگ فار ٹیسٹ ڈاکٹرز بھی سم ٹائم یہ بھی کرتے ہیں, اننیسیسری اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. سب سے بڑا کامن پرابلم یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایتھلیٹس استھما.
अब उसमें भी वो बंदा आया, उसको खांसी शुरू हो गई, जाके एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेल्फ कंटेंट है ना, वो अब आप एट्रीब्यूट करेंगे जी कि एंटीबायोटिक से मैं ठीक हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोशिश ये करें कि आप गर्म से ठंडे की तरफ ना जाएं फ़ौरन, मतलब एक बैलेंस में रखें तो आपका इन्फेक्शन रुक जाएंगे। माहिरीन सेहत के मुताबिक नज़ला जुकाम वाले अफराद से दूरी रखने से काफी हद तक इन अमराज से महफूज रहा जा सकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्ग अफराद को महफूज बनाने के लिए फ्लू की वैक्सीन लगवाना भी मुफीद है। ज़्यादतर गुर्दों या दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शर्म शेख वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिस्र में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में इस वक्त पहुंचे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस समिट में अराइवल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के आला हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मिस्र के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शरीक हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से नबरदाज़मा होने के हवाले से इस प्लेटफॉर्म को माहिरीन अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र में मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। मिस्र के सदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आला हुक्काम ने इस समिट में पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल किया है। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहम आलमी रहनुमाओं से इस मौके पर मुलाकातें होंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और इसकी मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शरीक हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपको बताएंगे कि यह सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल छोड़ना हम पर लाजिम है और आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीलियों और हमारी जद्दोजहद के मुस्तकबिल को तश्कील दी। यह कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का COP27 को हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना होगा। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मिस्र शर्म शेख में मौजूद हैं और क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, जहां मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस समिट में आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। माहिरीन इस प्लेटफॉर्म को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस आलमी हिद्दत में इजाफा हो रहा है, जिनमें सतह समंदर का बुलंद होना, ग्लेशियर्स का पिघलना, तूफ़ानी बारिशें बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही हैं और शर्म शेख COP27 कॉन्फ्रेंस में इन उमूर पर फोकस किया जाएगा। ये विजन है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि COP27 को हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना होगा, क्योंकि आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल देने के हवाले से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जहां पर मुल्कों की तरक्की का दारोमदार है। ख़ास तौर पर इक्तसादी तरक्की जो है वो साफ़ सुथरे माहौल की मरहून मिन्नत है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र में मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी और कुवैत के आला हुकाम के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। आलमी रहनुमाओं के इस समिट में आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे तो मिस्र के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है और इस मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट जो है वो इम्पॉर्टेंट मौजू है। मौसमियाती तब्दीली सदी का चूँकि सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमारी जद्दोजहद के मुस्तकबिल को चूँकि तश्कील दे रही है, इसलिए COP27 को हर कीमत पर कामयाब करना है। ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने अपने विजन का इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के बायस जो आलमी हिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसको जो है वो रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात और फंड्स की फराहमी के हवाले से ग्रुप 77 में जो एजेंडा आइटम है उसका भी खैर मकदम किया गया है और आलमी बरादरी कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात और मनफी असरात से निपटने के लिए आगे बढ़े। ग्रुप 77 और चीफ
चीन ने भी ये मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र में मौजूद हैं और क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में उनकी आमद के ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मिस्र में शर्म अल शेख में मौजूद हैं और क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत करने के लिए अभी पहुंचे हैं। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -5, कालाम -1, बाबूसर और ज़ियारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद का मौसम ठंडा ठार हो गया। इतवार से शुरू होने वाला रिमझिम का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में रूई के गाले पड़ गए। सर्दी ने दस्तक दी तो शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की एंट्री। सर्दी आ गई। जुड़वा शहर में बारिश का सिलसिला इतवार को शुरू हुआ, जो अभी तक वक्फे से जारी है। मुसलसल बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। शहरियों ने जैकेट्स और स्वेटर पहन लिए। बारिश से मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि जिहलम, अटक, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में गुज़श्ता रोज़ चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस कमी वाक़ हुई है। स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दामात और शहर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल लाहौर ने आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लाहौर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक रिकॉर्ड किया गया है। चंद रोज़ से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बतदरीज इजाफा होता नज़र आ रहा है, लेकिन आज एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन थोड़ा सा नीचे आया है। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनमें नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियाँ शामिल हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए। घर और दफातर में दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखी जाएँ ताकि स्मोक से बचा जा सके। ज़िले इंतज़ामिया ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्री मालकान, बटा मालकान पर भी कार्रवाइयाँ कर रही है और उन पर भारी जुर्माने आयद हो रहे हैं। इसके साथ साथ कई इलाकों में फसलें जलाने पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और शहरियों को चाहिए कि वो कचरा भी ना जलाएं, क्योंकि इससे भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता नज़र आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वकास। और नाज़रीन, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला मगरब से आने वाली हवा के निस्बतन कम दबाव की लपेट में हैं, जिससे कोयटा, योब, रक्षान, लोरालाई डिवीज़न के कुछ इलाकों में बारिश जबकि ज़ियारत में जालाबारी हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई, डायरेक्टर महकमे मौसमियात बलोचिस्तान, अजमल शाद के हमरा हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मीर सलाम जोगज़ई, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात बलूचिस्तान अजमल शाह साहब के साथ, जो मौसम के हवाले से नाजरीन को आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से जो मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान पे हिट किए हुए, जिसकी वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान, जिसमें हमारा लोरालाई जोब का इलाका है, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन के इलाके हैं, और किसी तक कोयटा में भी बारिश हल्की सी हुई है। और ये बारिश जो है आने वाले दिनों में जो है ना 2 से 3 दिन तक बलूचिस्तान के कुछ इलाकों पे जारी रहेगी। और इसके अगर फायदे को देखा जाए, पिछले चूंकि सितंबर और अक्टूबर के माह में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और ये एक अच्छी बारिश है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो फार्मर्स को इसका फायदा होगा, बागात को भी फायदा होगा, और साथ साथ में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने का इम्कान है। और ये सिलसिला अगले 2 से 3 दिन तक बलूचिस्तान पर मौजूद रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा।
और आज़ीन मानसेरा में आज तीसरे रोज़ भी मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। वादी कुनिश, वादी सरन और वादी कागान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। सियाहती मकामात सिरिपाई, नारान, बटाकुंडी समेत मुलहिका इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। नारान में अब तक 6 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान के मुख्तलिफ मकामात पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ भारी मशीनरी के साथ सयाहों और मकामी लोगों की मदद के लिए मौजूद है, ताकि सयाहों और मकामी लोगों को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मदद दी जा सके। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, जबकि तमाम पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे इलाके का मौसम खासा सर्द हो चुका है। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज़ भी मनसूख हो गई है।